निकोलस वैन ऑर्टन का आज 48वां जन्मदिन था, लेकिन उसके चेहरे पर मातम छाया हुआ था, क्योंकि जब वो छोटा था तब उसके पिता ने अपने 48वें जन्मदिन पर ही सुसाइड कर लिया था। निकोलस की आंखों के सामने उसके पिता अपनी आलीशान हवेली की छत से कूद गए थे। उनकी दर्दनाक मौत के सदमे से वो आज तक बाहर नहीं आ पाया था। आज वो सैन फ्रांसिस्को शहर का सबसे कामयाब इन्वेस्टमेंट बैंकर था। उसके पास पैसा, पावर और ऐशो आराम की हर एक चीज थी, लेकिन वो अंदर से एक टूटा हुआ और पत्थर दिल इंसान था। दया, प्रेम और किसी की मदद करने जैसी चीजें तो उसके लिए मायने ही नहीं रखती थीं। रिश्तों की भी उसके लिए कोई अहमियत नहीं थी। वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता था। पत्नी से उसका डिवोर्स हो चुका था और अपने छोटे भाई से वो सालों से नहीं मिला था। जन्मदिन की उस सुबह उसका भाई और उसकी एक्स वाइफ उसे बधाई देने के लिए कॉल पे कॉल किए जा रहे थे, पर निकोलस ने उनसे बात तक नहीं की और काम के सिलसिले में एक रेस्टोरेंट में आ गया, जहाँ उसके एक नए क्लाइंट ने उसे मीटिंग के लिए बुलाया था। लेकिन जब निकोलस ने उस क्लाइंट को देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई कॉनरेड था, जिसने मीटिंग के बहाने निकोलस को यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था। उसने निकोलस को एक तोहफा दिया, जिसमें कंज्यूमर रिक्रिएशन सर्विसेज इन शॉर्ट CRS नाम की किसी कंपनी का एक गेम वाउचर था। कॉनरेड ने बताया कि CRS कंपनी का ये गेम कोई टाइम पास या एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये गेम लोगों की जिंदगी का एक ऐसा गहरा अनुभव देता है जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। ये उनकी जिंदगी बदल सकता है। कॉनरेड ने ये भी बताया कि ये गेम केवल अमीरों के लिए है। उसने निकोलस से गुजारिश की कि वो एक बार CRS कंपनी में कॉल करे और उनका ये गेम जरूर खेले। हालांकि निकोलस को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने केवल कॉनरेड का दिल रखने के लिए वो कार्ड अपने पास रख लिया। अगले दिन जब निकोलस एक बिजनेस मीटिंग खत्म करके एक बिल्डिंग से निकल रहा था, तभी उसका ध्यान एक एडवर्टीजमेंट पर गया। वो उसी CRS कंपनी का विज्ञापन था, जिसका गेम वाउचर कॉनरेड ने निकोलस को दिया था। लिखा था कि उस बिल्डिंग के 14th फ्लोर पर CRS कंपनी का नया ब्रांच खुल चुका है। निकोलस की जिज्ञासा जाग उठी कि आखिर ये गेम किस बारे में है। वो केवल जानकारी लेने CRS के ऑफिस में गया। वहाँ उसकी मुलाकात कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जिम से हुई। निकोलस जैसे अरबपति के सामने भी जिम का बर्ताव बहुत ही कैजुअल था। इससे निकोलस अंदाजा लगा पा रहा था कि CRS कंपनी के क्लाइंट्स कितने अमीर लोग हैं। निकोलस की भी उनके गेम में दिलचस्पी बढ़ गई। उसने जिम को अपने भाई से मिला हुआ गेम वाउचर दिया, जिसे देखकर जिम के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने निकोलस को बताया कि उसका भाई कॉनरेड भी उनका क्लाइंट है। इसके बाद जिम ने निकोलस को कुछ फॉर्म्स भरने को दिए। उसने बताया कि गेम शुरू करने से पहले निकोलस को कुछ साइकोलॉजिकल और फिजिकल टेस्ट देने होंगे। निकोलस ने जैसे ही वो फॉर्म पढ़ना शुरू किया, उसका दिमाग चकरा गया। उनमें बहुत ही अजीबोगरीब और पर्सनल सवाल लिखे थे, जैसे क्या तुम्हें कभी किसी औरत को देखकर मन में गंदे ख्याल आते हैं? क्या तुम्हें किसी को तकलीफ पहुंचाकर सुकून मिलता है? निकोलस थोड़ी शर्मिंदगी से जिम की तरफ देखकर बोला, आखिर ये कैसे सवाल है और ये गेम आखिर है क्या? जिम ने बड़ी शांति से जवाब दिया, ये एक ऐसा रियल लाइफ गेम है जो हर इंसान के लिए अलग से डिजाइन किया जाता है। हम तुम्हें वो हर एक्सपीरियंस देते हैं जिसकी तुम्हारी जिंदगी में कमी है। निकोलस ने कहा, और अगर मेरी लाइफ में किसी चीज की कमी ना हो तो? जिम ने मुस्कुराकर कहा, आपको उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर गेम पसंद ना आए तो आप पीछे हट सकते हैं। वैसे ये गेम हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप टेस्ट में पास हुए तो ही ये गेम खेल सकते हैं, और हर कोई इस टेस्ट में पास नहीं हो पाता। भले ही निकोलस को इन सब पर शक था, लेकिन उसकी इस गेम के लिए दिलचस्पी जाग उठी थी। उसने 2 घंटे तक सारे टेस्ट दिए, जिसमें उसके व्यवहार, सुनने की क्षमता, उसकी आंखों का स्कैन, यहाँ तक कि उसकी शारीरिक क्षमताओं को भी परखा गया। इसके बाद निकोलस वहाँ से लौट गया। अगले ही दिन उसे CRS कंपनी की तरफ से कॉल आया। उसे बताया गया कि वो CRS गेम के लिए एलिजिबल नहीं है। उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। निकोलस का स्वभाव अब भी ठंडा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बस एक पल के लिए निराशा हुई कि वो गेम के बारे में जान नहीं पाया। वो वापस अपने काम पर लग गया। उस रात एक मीटिंग खत्म करके जब वो अपने घर लौटा, तभी घर के सामने एक भयंकर मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठी। सामने एक लाश पड़ी थी। उसे देख अचानक निकोलस को अपने पिता की याद आ गई। वो जब हवेली से कूदे थे तो ठीक इसी जगह पर बिल्कुल ऐसे ही गिरे थे। निकोलस घबराकर उस लाश के पास गया और जब उसे पलट कर देखा तो सन्न रह गया। वो कोई लाश नहीं बल्कि एक जोकर का पुतला था। उसके मुंह से एक लाल रिबन लटक रहा था। निकोलस ने जब वो रिबन खींचा तो रिबन से उसे एक चाबी बंधी हुई मिली, जिसमें CRS लिखा हुआ था। यानी ये जोकर का पुतला उसी गेमिंग कंपनी ने भेजा था। निकोलस को समझ में आ गया कि एप्लीकेशन रिजेक्ट होने वाला कॉल
बस एक छलावा था। सीआरएस का गेम तो अब शुरू हो चुका था। कुछ समय बाद निकोलस टीवी पर न्यूज देख रहा था। उसने उस पुतले को सामने बिठा दिया था और सोच रहा था कि आखिर सीआरएस ने उसे वो चाबी क्यों दी। क्या उस पुतले के मुंह में गेम का कोई इंस्ट्रक्शन भी होगा? वो उठकर पुतले का मुंह चेक करने लगा। तभी अचानक टीवी पे न्यूज एंकर ने उसका नाम लिया। निकोलस ने चौंक कर पीछे देखा। न्यूज एंकर टीवी के अंदर से निकोलस से बात कर रहा था। निकोलस इस वक्त क्या कर रहा है उसे सब मालूम था। उसने स्क्रीन के अंदर से निकोलस को घूरते हुए कहा, पूरी शाम उस जोकर के मुंह ही फाड़ते रहोगे या मेरी बात भी सुनोगे? निकोलस वैन आर्टन, तुम्हारा गेम शुरू हो चुका है। मैं तुम्हें गेम के कुछ नियम बता रहा हूँ, उन्हें ध्यान से सुनना। जैसे कि तुम्हें एक चाबी मिली है, उस चाबी की तुम्हें आगे जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसे कब और कहां इस्तेमाल करना है ये तुम्हें खुद ही समझना होगा। तुम्हें आगे भी ऐसे और ऑब्जेक्ट्स मिलते रहेंगे, इसलिए अपनी आंखें हमेशा खुली रखना। निकोलस का दिमाग चकरा रहा था। उसने टीवी की तरफ देखकर पूछा, तुम मुझे कैसे देख पा रहे हो? तभी अगले ही पल टीवी पर निकोलस के उस कमरे की फुटेज दिखाई देने लगी। इससे साफ था कि उसके घर में कहीं कैमरा लगा हुआ था। अचानक उसका ध्यान उस जोकर के पुतले की तरफ गया। उसने पास जाकर देखा तो उसे समझ आ गया कि वो हिडन कैमरा उसी पुतले की आंख में लगा हुआ है। निकोलस को सीआरएस की पहुंच का अंदाजा हो चुका था। उसी पल से निकोलस जब भी बाहर निकलता उसे लगता जैसे सीआरएस वाले उस पर नजर रख रहे हैं। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर गेम का मिशन क्या है और वो चाबी उसे कहां काम आने वाली है। इसी बीच निकोलस अपनी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट एनिसन बेयर के पास आया। निकोलस एनिसन को नौकरी से निकालने आया था क्योंकि एनिसन ने कंपनी को जितना मुनाफा दिलाने का वादा किया था उतना मुनाफा वो नहीं दिला पाया। भले ही एनिसन अपना वादा नहीं निभा पाया था, पर कंपनी अब भी मुनाफे में ही थी। एनिसन अपनी नौकरी बचाने के लिए निकोलस से रिक्वेस्ट करने लगा। उसने कहा कि निकोलस के पिता उसके दोस्त थे, वो निकोलस को अपने बेटे जैसा मानता है, मगर ये बातें भी निकोलस के पत्थर दिल को पिघला नहीं पाई। वो अभी के अभी एनिसन को कंपनी से बाहर फेंक देना चाहता था, जिसके लिए वो अपने ब्रीफकेस से उसका टर्मिनेशन लेटर निकालने लगा। मगर तभी कुछ अजीब हुआ। बहुत कोशिशों के बाद भी निकोलस अपना ब्रीफकेस खोल नहीं पाया। वो समझ गया कि ये सीआरएस वालों की हरकत है। उन्होंने इस सिचुएशन को गेम का एक पड़ाव बना दिया है। तभी उसे सीआरएस की वो चाबी याद आई जो उसे जोकर वाले पुतले के मुंह से मिली थी। उसने उस चाबी से ब्रीफकेस खोलने की कोशिश की, मगर अजीब बात थी, उस चाबी से भी ब्रीफकेस नहीं खुला। निकोलस वहां से लौट गया। सीआरएस ने उसकी पर्सनल चीजों से खिलवाड़ किया था, इसलिए निकोलस गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने अपने भाई कॉनरेड को फिर से उसी रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया। वो कॉनरेड से मिलकर उसे खूब गालियां देना चाहता था क्योंकि उसी की वजह से उसने ये गेम खेला है। मगर निकोलस के वहां काफी देर इंतजार करने के बावजूद कॉनरेड नहीं आया और अब ना ही वो अपना फोन उठा रहा था। निकोलस झल्लाहट में जैसे ही वहां से जाने के लिए उठा तभी ड्रिंक लेकर आ रही एक वेट्रेस अचानक उससे टकरा गई। सारा ड्रिंक निकोलस के महंगे सूट पर गिर गया। पहले ही गुस्से में बैठे निकोलस का दिमाग अब पूरी तरह से खराब हो गया। वो बेचारी वेट्रेस घबरा कर उससे माफी मांगने लगी, लेकिन निकोलस ने बिना कुछ सोचे समझे उसे सबके सामने खूब खरी खोटी सुना दी। बात इतनी बढ़ गई कि रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उस वेट्रेस को तुरंत नौकरी से निकाल दिया। मैनेजर ने निकोलस को किसी तरह शांत कराया और उसे एक दूसरी टेबल पर बिठा दिया। निकोलस अभी भी अपने कपड़े साफ ही कर रहा था कि तभी एक वेटर उसकी टेबल पर एक छोटा सा कार्ड छोड़कर चला गया। निकोलस ने जब वो कार्ड खोल कर देखा तो उसमें सिर्फ एक लाइन थी, उस वेट्रेस को जाने मत दो। निकोलस को एक झटके में समझ आ गया कि ये सीआरएस के गेम का एक टास्क है। वो बिना एक पल गवाए उस वेट्रेस को ढूंढने के लिए रेस्टोरेंट के बाहर भागा। उस वेट्रेस का नाम क्रिस्टीन था। निकोलस उसे पुकारता हुआ उसे रोकने की कोशिश करने लगा, मगर क्रिस्टीन उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पर तभी वहीं सड़क पर चल रहा एक आदमी अचानक धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसे हार्ट अटैक आया था। क्रिस्टीन ने जब उसे देखा तो भागी भागी उसके पास चली आई और उसे बचाने की कोशिश करने लगी, मगर निकोलस को लग रहा था कि ये गेम का हिस्सा है। उसने वेट्रेस से कहा, इसकी मदद मत करो, ये नाटक कर रहा है। इस पर क्रिस्टीन ने चिढ़कर कहा, तुम्हें ये नाटक लगता है? देख नहीं रहा कि उसने अपने पैंट में पेशाब कर दिया है और उसका चेहरा भी नीला पड़ गया है? क्रिस्टीन ने निकोलस से जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करने को कहा और उस आदमी को बचाने के लिए उसे माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने लगी। निकोलस दूर खड़ा बस देख रहा था। उसे इन सब से घिन आ रही थी। तभी उसे वहाँ एक पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखी। उसने पुलिस से मदद मांगी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस वहाँ आ गई। अब निकोलस उस आदमी को उनके हवाले छोड़कर वहाँ से निकलना चाहता था, पर पुलिस वाले ने कहा कि निकोलस और क्रिस्टीन को पेशेंट के साथ हॉस्पिटल जाना होगा। हॉस्पिटल में अपनी डिटेल्स लिखवाने के बाद ही वे जा सकते हैं।
दोनों को मजबूरन पेशेंट के साथ जाना पड़ा। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस हॉस्पिटल की पार्किंग में थी, जहां कई सारे कर्मचारी मौजूद थे और स्टाफ पेशेंट को लेकर अंदर जा रहे थे। तभी अचानक पूरी बिल्डिंग की बिजली गुल हो गई। निकोलस और क्रिस्टीन घबरा गए। अगले ही पल जब बिजली वापस आई तो पार्किंग लॉट में सन्नाटा छाया हुआ था। सारे स्टाफ वहां से गायब हो चुके थे। निकोलस ने मुस्कुराकर कहा, मैंने बोला था ना, ये सब लोग गेम का हिस्सा हैं। क्रिस्टीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, कैसा गेम? निकोलस ने उसे सीआरएस गेम के बारे में बताया। क्रिस्टीन घबरा गई। वो इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहती थी। वो इस अंडरग्राउंड पार्किंग से निकलने के लिए लिफ्ट में आ गई और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, मगर लिफ्ट ने काम नहीं किया। तभी निकोलस को लिफ्ट में एक की होल दिखाई दिया। उसने सीआरएस से मिली वो चाबी उसमें लगाई और लिफ्ट शुरू हो गई। ग्राउंड फ्लोर पर आते ही निकोलस ने देखा ये कोई हॉस्पिटल नहीं था, बल्कि वही बिल्डिंग थी जिसमें सीआरएस का ऑफिस था, जो उस वक्त बंद था। वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी वे जैसे ही आगे बढ़े, उनका पांव एक लेजर से टकराया, जिससे पूरी बिल्डिंग में सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। यह खतरे का सिग्नल था, जिसे सुनकर एक पुलिस वाला वहाँ आ गया। दोनों फौरन पार्किंग से होकर बाहर निकल आए, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें देख लिया और चोर समझकर उनके पीछे अपना खूंखार कुत्ता छोड़ दिया। उससे बचने के लिए क्रिस्टीन निकोलस को एक सुनसान और तंग इलाके में ले आई। निकोलस, जो अपनी पूरी जिंदगी में इन गरीब इलाकों में नहीं आया था, कुत्ते से पीछा छुड़ाने के लिए उसे गंदे बदबूदार इलाके से गुजरना पड़ा। एक कचरे के डब्बे में भी कूदना पड़ा। जैसे तैसे वो कुत्ते से बचकर क्रिस्टीन के साथ अपने ऑफिस आ गया। निकोलस ने क्रिस्टीन से माफी मांगी, क्योंकि उसकी वजह से वो भी इस गेम के झंझट में फंस गई। उसने क्रिस्टीन के लिए एक टैक्सी बुलाई ताकि वो अपने घर जा सके, लेकिन जाने से पहले क्रिस्टीन ने खुलासा किया कि असल में रेस्टोरेंट में उसने जानबूझकर निकोलस के कपड़े पर ड्रिंक गिराई थी। इस काम के लिए उसे किसी ने पैसे दिए थे। ये बताकर वो मुस्कुराती हुई अपने घर चली गई। निकोलस को ये गेम पसंद आने लगा था। उसे वो रोमांच मिल रहा था जो उसने कभी अनुभव नहीं किया। उस रात वो चैन से सोया। अगली सुबह निकोलस को उसी असिस्टेंट का फोन आया। उसने बताया कि निकोलस अपना क्रेडिट कार्ड एक होटल निको में भूल आया है। होटल वालों का कॉल आया था कि कार्ड लेने निकोलस को खुद होटल आना होगा। निकोलस ने फौरन अपना पर्स देखा। उसका क्रेडिट कार्ड सचमुच गायब था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो कभी होटल निको नाम के किसी होटल में गया ही नहीं था। निकोलस जल्दी अपना क्रेडिट कार्ड लेने होटल पहुंचा। वहां रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि उनके होटल में निकोलस के नाम से एक रूम बुक है और किसी ने उसके लिए फूल भी भेजे हैं। निकोलस जानता था कि ये सब सीआरएस का ही किया धरा है, लेकिन वो हैरान था कि उन लोगों ने उसके पर्स से उसका क्रेडिट कार्ड कब और कैसे निकाल लिया। अब उन्होंने होटल रूम में कौन सा खेल रचा है, ये जानने के लिए जब निकोलस वहां पहुंचा तो अंदर देख उसके होश उड़ गए। वहां सब कुछ बिखरा हुआ था। शराब की बोतलें पड़ी थी, टीवी पर अश्लील फिल्म चल रहा था। लग रहा था जैसे पिछली रात किसी ने वहां अय्याशी की हो। तभी निकोलस की नजर वहां रखे अपने ब्रीफकेस पर गई। वही ब्रीफकेस जिसमें उसने एनिसन को नौकरी से निकालने के लिए टर्मिनेशन लेटर रखा था। लेकिन अब वो ब्रीफकेस फोटोग्राफ से भरा हुआ था और वो फोटोग्राफ्स आम नहीं थे। उनमें एक शख्स एक लड़की के साथ अश्लील हरकतें करता हुआ नजर आ रहा था। फोटोज थोड़ी धुंधली थी, लेकिन कपड़ों से लग रहा था जैसे वो निकोलस और क्रिस्टीन हो। वहीं एक टेबल पर नशे का पाउडर भी रखा था। अगर कोई ये सब देख लेता तो निकोलस को सीधा जेल हो जाती। इससे पहले कि कमरे में कोई आए, निकोलस ने जल्दी वो सब साफ किया और फोटोग्राफ समेटकर जल्दी से वहां से निकल गया। अब ये गेम हदें पार कर चुका था। निकोलस को ये गेम नहीं बल्कि किसी दुश्मन की साजिश लग रही थी। निकोलस को पक्का यकीन था कि इस गेम और सीआरएस के पीछे किसी अंदर के ही आदमी का हाथ है। उसका सारा शक एनिसन बेयर पर था, क्योंकि निकोलस उसे नौकरी से निकाल रहा था, इसलिए एनिसन उससे बदला लेना चाहता था। गुस्से से आग बबूला होकर निकोलस उसी वक्त अपने वकील के साथ एनिसन के घर जा पहुंचा। उस वक्त एनिसन के घर में उसकी पत्नी और बेटी भी मौजूद थीं, लेकिन निकोलस के सिर पर खून सवार था। उसने परिवार की परवाह किए बिना उनके सामने ही वो सारी फोटोग्राफ्स एनिसन के मुंह पर दे मारी और चिल्लाते हुए कहा, एनिसन, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ तो तुम उसी का बदला ले रहे हो ना मुझसे। इन घटिया हरकतों से तुम मुझे दुनिया के सामने बदनाम करना चाहते हो। मगर फिर एनिसन ने जो कहा उसने निकोलस को शर्मसार कर दिया। एनिसन ने बताया कि उसने पहले ही नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और ये फैसला उसने अपनी मर्जी से लिया है, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि
अब कंपनी को उससे भी काबिल वाइस प्रेसिडेंट की जरूरत है, यानी कि सीआरएस का गेम एनिसन की प्लानिंग नहीं थी। निकोलस ने एनिसन से माफी मांगी और शर्मिंदा होकर वहां से ऑफिस में आ गया। उसने उस ब्रीफकेस को अच्छे से चेक किया। उसमें एक लिफाफा भी था, उसके अंदर किसी चीज का हैंडल रखा था। निकोलस उसे लेकर घर चला आया, लेकिन घर पहुंचकर उसे एक झटका लगा। उसके पूरे घर का नक्शा ही बदल गया था। घर में हर तरफ पेंट कर दिया गया था और एक लाउड म्यूजिक भी बज रहा था। लग रहा था जैसे वो घर नहीं कोई नाइट क्लब हो। जब वो अंदर गया तो उसे उस जोकर वाले पुतले के मुंह में दबा एक फोटोग्राफ मिला। वो तस्वीर उसके पिता के मौत वाले दिन की थी, जिसमें पुलिस उनके लाश की तफ्तीश कर रही थी। सीआरएस की यह हरकतें अब निकोलस के बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। वो सीआरएस कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, अचानक उसका भाई कॉनरेड दरवाजे पर आ धमका। कॉनरेड बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने निकोलस से इसी वक्त गाड़ी लेकर अपने साथ चलने को कहा। निकोलस अपनी कार लेकर जल्दी से उसके साथ चल दिया। रास्ते में कॉनरेड ने बताया कि वो इस गेम से तंग आ चुका है, क्योंकि ये गेम बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। कॉनरेड ने ये भी बताया कि वो गेम खत्म करने के लिए सीआरएस वालों के आगे गिड़गिड़ा चुका है। उन्हें कई गुना ज्यादा पैसे दे चुका है, लेकिन वो गेम खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि गेम को और ज्यादा खतरनाक बनाते जा रहे हैं। ये सब सुनकर निकोलस भी घबरा गया। तभी रास्ते में अचानक उनकी कार का टायर पंचर हो गया। कॉनरेड बुरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि ये भी सीआरएस वालों की कोई चाल है। निकोलस ने उसे किसी तरह शांत किया और टायर बदलने के लिए बाहर आ गया। लेकिन इसी बीच जब कॉनरेड ने कार का एक कंपार्टमेंट खोला तो अंदर से चाबियों का एक पूरा गुच्छा बाहर गिर पड़ा और उन सभी चाबियों पर सीआरएस लिखा हुआ था। कॉनरेड वो चाबियां लेकर गुस्से से निकोलस के पास आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये चाबियां तुम्हारे पास कहां से आई निकोलस? सच बताओ, तुम भी सीआरएस के साथ मिले हुए हो ना? तुम सब मिलकर मुझे पागल करना चाहते हो? निकोलस ने कॉनरेड को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सब सीआरएस का बिछाया हुआ जाल है। उन्होंने ही ये चाबियां कार में छुपाई होंगी, मगर कॉनरेड ने उसकी एक ना सुनी। डर और गुस्से में पागल होकर उसने निकोलस से झगड़ा कर लिया और तुरंत वहां से भाग गया। अपने भाई के इस हरकत और सीआरएस के इस भद्दे खेल से निकोलस गुस्से से बौखला उठा। उसने एक टैक्सी रुकवाई और सीधा पुलिस स्टेशन जाने लगा, मगर तभी टैक्सी ड्राइवर ने अचानक सारे दरवाजे लॉक कर दिए और कार की स्पीड बढ़ाकर चलती टैक्सी से बाहर कूद गया। अंदर फंसा निकोलस कुछ कर पाता उससे पहले ही वो बेकाबू टैक्सी पूरी रफ्तार से सीधा नदी में जा गिरी। टैक्सी तेजी से डूबने लगी। निकोलस दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की बेतहाशा कोशिश कर रहा था, मगर पानी के भारी दबाव के कारण दरवाजा खोलना नामुमकिन था। देखते ही देखते कार में पानी भरने लगा और अब निकोलस को अपनी मौत साफ नजर आने लगी। लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे पर लगे एक बोल्ट पर पड़ी। उसे तुरंत उस हैंडल की याद आई जो उसे सीआरएस से मिला था। खुशकिस्मती से वो हैंडल निकोलस के पास ही मौजूद था। उसने बिना वक्त गवाए उसे उस बोल्ट में फंसाया और पूरी ताकत से घुमा दिया। हैंडल घूमते ही कार की खिड़की खुल गई और निकोलस तेजी से तैरकर पानी से बाहर आ गया। मौत उसे बस छूकर गुजर गई थी। अब उसने बिल्कुल भी देरी नहीं की और उसी वक्त अपने वकील और पुलिस डिटेक्टिव को लेकर सीआरएस के ऑफिस जा पहुंचा। लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश पाख्ता हो गए। वो पूरा फ्लोर खाली पड़ा था। सीआरएस का वहां नामो निशान तक नहीं था। उन्होंने बड़ी ही सफाई से अपने होने के सारे सबूत मिटा दिए थे। निकोलस मायूस होकर घर लौट आया। तभी उसे क्रिस्टीन का ख्याल आया। उसने उस टैक्सी वाले से कांटेक्ट किया जिसने उस रात क्रिस्टीन को उसके घर ड्रॉप किया था। उससे एड्रेस लेकर निकोलस क्रिस्टीन के घर पहुंच गया। सीआरएस के खिलाफ क्रिस्टीन ही इकलौती सबूत बची थी। निकोलस उससे मिला और उससे पूछने लगा कि वो सीआरएस के बारे में क्या जानती है। क्रिस्टीन ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि उन्हें बाहर जाकर बात करनी चाहिए और अपने कमरे में तैयार होने चली गई। इसी दौरान निकोलस को एक लैंप से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। उसने करीब जाकर देखा तो वो धुआं लैंप के अंदर मौजूद सेल टैग से निकल रहा था। शायद वो लैंप बिल्कुल नया था और क्रिस्टीन ने उसे अभी अभी खरीदा था। उस टैग को निकालने की कोशिश में निकोलस की उंगली जल गई। वो जल्दी उंगली पानी में डुबोने किचन में आया, लेकिन नल से पानी नहीं आ रहा था। उसने फ्रिज खोलकर देखा, पर फ्रिज भी बिल्कुल खाली था। निकोलस को शक हुआ। वो क्रिस्टीन के घर की तलाशी लेने लगा, मगर वो सन्न रह गया। अब उसे समझ आया कि घर के सारे सामान नकली हैं। यहाँ तक कि घर में रखी क्रिस्टीन की बचपन की फोटो भी नकली थी। वो एक न्यूज़पेपर का कटआउट था।
निकोलस ने गुस्से में क्रिस्टीन से पूछा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी क्रिस्टीन ने फुसफुसाकर निकोलस को बताया कि ऊपर फायर सेंसर में कैमरा लगा है, जिसके जरिए सीआरएस वाले उन्हें देख और सुन रहे हैं। मगर निकोलस डरा नहीं। उसने कैमरे की तरफ देखकर गुस्से में सीआरएस वालों को सामने आने को कहा। उसके इतना कहते ही अचानक बाहर से फायरिंग होने लगी। बाहर मशीन गन लिए हुए कुछ लोग अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। क्रिस्टीन किसी तरह निकोलस को बचाकर पीछे के रास्ते से बाहर ले आई। निकोलस ने जल्दी अपनी कार स्टार्ट की और वे उनसे बचकर भाग निकले। थोड़ी दूर जाकर निकोलस ने क्रिस्टीन से पूछा कि आखिर सीआरएस उसके पीछे क्यों पड़ा है। क्रिस्टीन ने एक डराने वाली बात कही, निकोलस, क्या तुमने अपना बैंक अकाउंट चेक किया है? निकोलस घबरा गया। उसने फौरन अपने बैंक में कॉल किया और उन्हें अकाउंट डिटेल्स देते हुए बैंक बैलेंस पूछा। जो जवाब आया उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। एक ही झटके में उसके अरबों रुपए साफ हो गए थे। क्रिस्टीन ने बताया कि निकोलस के साथ स्कैम हुआ है। उसने शुरुआत में सीआरएस के लिए जो टेस्ट दिए थे और अपने पर्सनल डिटेल शेयर किए थे, उसके जरिए सीआरएस ने उसका पासवर्ड हैक करके उसका अकाउंट खाली कर दिया और अब वे लोग निकोलस को भी मारकर सारे सबूत मिटाना चाहते हैं। ये सुनकर निकोलस का मुंह खुला का खुला रह गया। आगे जाकर वे लोग एक पेट्रोल पंप पर रुके, जहां निकोलस ने अपने वकील सैम को फोन किया और उसे बताया कि सीआरएस ने उसके सारे पैसे चोरी कर लिए हैं और अब वो उसकी जान लेना चाहते हैं। निकोलस ने सैम को भी सतर्क रहने को कहा। इसके बाद वो क्रिस्टीन के साथ शहर से दूर अपने पुराने घर में आ गया। क्रिस्टीन ने उसके लिए कॉफी बनाई और उसे परेशान देख समझाने लगी कि पैसे गए तो गए, पर निकोलस को शुक्र मनाना चाहिए कि उसकी जान बच गई। इस पर निकोलस ने चिढ़कर कहा कि वो केवल उसके पैसे नहीं थे, बल्कि उसके स्टाफ की सैलरी, उनका पेंशन प्लान भी उसी में शामिल था। इन्हीं बातों के बीच निकोलस को उसके वकील सैम का फोन आया। सैम ने फोन पर जो बताया उसने निकोलस को एक बार फिर दुविधा में डाल दिया। उसने बताया कि निकोलस के बैंक से एक भी रुपया चोरी नहीं हुआ है, उसके सारे पैसे सही सलामत उसके बैंक में है। सैम ने आगे कहा, निकोलस, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम मुझे अभी अभी अपनी लोकेशन भेजो और जहाँ हो वहीं रहना, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। निकोलस ने फुसफुसाकर क्रिस्टीन को जब ये बात बताई तो क्रिस्टीन ने पूरे यकीन से कहा कि उसका वकील सैम भी सीआरएस के साथ मिला हुआ है। वो जानबूझकर निकोलस को फोन पर उलझाकर वहां रोक रहा है ताकि सीआरएस के लोग आकर उसे पकड़ सकें। ये सुनते ही निकोलस के रोंगटे खड़े हो गए। डर और बदहवासी में तुरंत उसने फोन काट दिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस पर यकीन करे और किस पर नहीं। उसने क्रिस्टीन से कहा कि उन्हें अभी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी क्रिस्टीन ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने कहा, अब भागने का कोई फायदा नहीं है निकोलस, तुम्हारा काम तमाम होने वाला है। निकोलस बहुत चक्का रह गया। क्रिस्टीन शुरुआत से ही सीआरएस का हिस्सा थी। उसने सारे राज उगलते हुए बताया कि सीआरएस द्वारा निकोलस का फोन हर पल ट्रेस किया जा रहा है। उसने कुछ देर पहले बैंक में जो कॉल किया था वो कॉल हैक कर लिया गया था। निकोलस ने बैंक वालों को नहीं बल्कि सीआरएस से बात की थी और उन्हें अपना पासवर्ड दे दिया था, जिससे उन्होंने अब उसका अकाउंट खाली कर दिया है। ये सब सुनकर गुस्से से पागल निकोलस क्रिस्टीन को मारने बढ़ा, लेकिन तभी अचानक वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। असल में क्रिस्टीन ने उसकी कॉफी में कोई नशीली दवा मिला दी थी, जिससे निकोलस गहरी नींद में सो गया। कुछ समय बाद जब निकोलस की आंखें खुली तो उसने खुद को एक ताबूत में बंद पाया। ताबूत को तोड़कर जब वो बाहर आया तो सन्न रह गया। वो मैक्सिको देश के किसी गरीब इलाके के एक कब्रिस्तान में था। कभी आलीशान गाड़ियों में घूमने वाला निकोलस भिखारियों की तरह भूखा प्यासा सड़कों पर भटक रहा था। उसके जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, न ही पासपोर्ट और न ही आईडी, मगर खुशकिस्मती से उसके हाथ में उसकी सोने की घड़ी थी, जिसे एक ऑफिसर को रिश्वत के तौर पर देकर वो बसों में धक्के खाता हुआ किसी तरह अपने देश और अपने घर लौट आया। मगर अब वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। इन हालातों से गुजरकर उसे अकेलापन और गरीबी क्या होती है समझ आ चुका था। उसे रिश्तों की अहमियत भी पता चल चुकी थी। सालों बाद वो अपनी एक्स वाइफ से मिला और उससे माफी मांगी। जब वो दोनों एक कैफे में बैठे बात कर रहे थे कि तभी अचानक निकोलस का ध्यान टीवी पे गया। टीवी पर एक ऐड आ रहा था। उस ऐड में निकोलस को जिम दिखाई दिया। जिम यानी सीआरएस का वाइस प्रेसिडेंट, जिससे निकोलस शुरुआत में मिला था। निकोलस ने उसके बारे में सारी जानकारी निकाली। उसे मालूम चला कि इस वक्त जिम अपने बच्चों के साथ जू में गया है। निकोलस बदले की आग में जल रहा था। वो अपनी एक लाइसेंस बंदूक अपने किताब में छुपाकर सीधा जू में जा पहुंचा। वहां जिम अपने बच्चों के साथ मजे कर रहा था। जब उसने निकोलस को
देखा तो हक्का बक्का रह गया। निकोलस ने उसके बच्चों का ख्याल करते हुए शराफत से उससे पूछा कि सीआरएस के पीछे किसका हाथ है, वो कौन है जिसने उसे बर्बाद किया। जिम ने घबराते हुए कहा, सीआरएस के पीछे कौन है ये उसे भी नहीं पता, उसने बस पैसों के लिए एक्टिंग की थी। लेकिन उसने एक सच्चाई बताई कि सीआरएस वालों का ऑफिस अभी भी उसी बिल्डिंग में है, लेकिन किसी और फ्लोर पर। निकोलस ने उसे धमकाते हुए अपने साथ सीआरएस का ऑफिस चलने को कहा। जिम उसे अपनी कार में छुपाकर वहां ले जाने लगा। रास्ते में जिम ने निकोलस को समझाया कि सीआरएस में कदम रखना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। वे लोग उसके पैसे कभी वापस नहीं करेंगे। इस पर निकोलस ने कहा कि उसे अब ना तो पैसों की परवाह है ना ही अपने जान की। वो बस ये जानना चाहता है कि उसे बर्बाद करने वाला इंसान कौन है। बिल्डिंग के पार्किंग में पहुंचते ही निकोलस ने एक सिक्योरिटी गार्ड को बंदूक की नोक पर बंदी बना लिया और उसके जरिए सीआरएस के ऑफिस पहुंच गया। लेकिन जब वो अंदर गया तो वहां का नजारा देख भौचक्का रह गया। वहां वो तमाम जाने पहचाने चेहरे मौजूद थे जिन्होंने निकोलस को इस स्कैम में फंसाया था, टैक्सी ड्राइवर से लेकर उसके ऑफिस के कर्मचारी तक। मगर निकोलस की गुस्से से भरी नजर केवल उस धोखेबाज क्रिस्टीन पर टिकी थी। उसने क्रिस्टीन को बंदूक के निशाने पर ले लिया, लेकिन तभी अचानक सीआरएस के लोग वहां धमके। उनके पास मशीन गन्स थी। अपने लोगों की भी परवाह किए बिना उन्होंने निकोलस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में कई लोग मारे गए और जिम की भी मौत हो गई। पर निकोलस क्रिस्टीन को लेकर उनसे बचता हुआ बिल्डिंग की छत पे आ गया और छत का भारी दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अब निकोलस बुरी तरह फंस चुका था। गार्ड्स उस लोहे के दरवाजे को काटकर किसी भी पल उस तक पहुंच सकते थे। निकोलस ने अब सीधा क्रिस्टीन पर बंदूक तान दी और उसे जान से मारने की धमकी देते हुए पूछा, सीआरएस के पीछे किसका हाथ है? तुम्हारा बॉस कौन है? बताओ वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रिस्टीन बुरी तरह डर गई। उसने बताया कि सीआरएस का कोई बॉस नहीं है। निकोलस के साथ बस एक खेल खेला जा रहा था। अब तक जो हुआ सब उसी गेम का हिस्सा था। क्रिस्टीन ने कहा कि बाहर मौजूद गार्ड्स की बंदूकें नकली है, नीचे लोग बस मरने का नाटक कर रहे थे। लेकिन अब निकोलस क्रिस्टीन की किसी भी बात में आने वाला नहीं था। उसने ट्रिगर पर उंगली रख दी। ये देख क्रिस्टीन उसके आगे गिड़गिड़ाने लगी। उसने बताया कि ये सब उसके भाई कॉनरेड ने किया है। वो उसे बर्थडे सरप्राइज देना चाहता था। दरवाजे के पीछे इस वक्त कोई गार्ड नहीं बल्कि कॉनरेड है। निकोलस को मालूम था कि क्रिस्टीन झूठ बोल रही है। उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। अब उसने अपनी बंदूक दरवाजे की तरफ मोड़ दी। जैसे ही दरवाजा खुला निकोलस ने बिना सोचे गोली चला दी, लेकिन सामने देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर सचमुच कॉनरेड एक शैंपेन की बोतल लिए खड़ा था। गोली उसके सीने से आर पार हो गई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। जिम भी वहीं मौजूद था। उसे देख निकोलस को यकीन हो गया कि क्रिस्टीन सच बोल रही है। ये सब बस एक प्रैंक था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। निकोलस ने अपने ही हाथों अपने भाई की जान ले ली थी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके कदम अपने आप ही छत के किनारे की ओर जाने लगे और ठीक अपने पिता की तरह उसने उस बिल्डिंग के नीचे छलांग लगा दी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसका अंत अपने पिता की तरह नहीं हुआ। वो सीधा एक एयर बैग पर गिरा। जब उसने अपना होश संभाला तो देखा वहां पार्टी चल रही थी और उसके सारे दोस्त और रिश्तेदार वहां मौजूद थे। यह उसके ही जन्मदिन की पार्टी थी। कॉनरेड भी मरा नहीं था, बल्कि ये सारा प्लान उसी का था। उसने निकोलस की बंदूक में नकली गोलियां डाल दी थी। इतने में ही कॉनरेड वहां आया। उसने निकोलस को जन्मदिन की बधाई दी। निकोलस रोता हुआ उसके गले लग गया। ये केवल एक प्रैंक नहीं था, बल्कि कॉनरेड ने ये सब निकोलस को सही रास्ते पर लाने के लिए किया था। दरअसल अपने पिता की मौत के गहरे सदमे ने निकोलस को अंदर से पत्थर बना दिया। वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसे दूसरों के दुख, दर्द या इमोशंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कॉनरेड ने सीआरएस के साथ मिलकर निकोलस के साथ ये खौफनाक गेम खेला ताकि निकोलस अपने पैसों के घमंड को पीछे छोड़े, रिश्तों की अहमियत समझे और ये जान सके कि असली लाचारी, असली दुख दर्द क्या होता है। साइकोलॉजी भी कहती है कि जब इंसान किसी बेहद खतरनाक या जानलेवा अनुभव से गुजरता है तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकती है। वो जिंदगी की वैल्यू समझने लगता है और दुनिया को देखने का उसका पूरा नजरिया बदल जाता है। ठीक वैसा ही निकोलस के साथ हुआ। वो अब एक बदला हुआ इंसान था। उसने दोबारा भावनाओं को महसूस करना सीख लिया। अंत में निकोलस के सुसाइड का वो सेटअप इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि वो अपने पिता के मौत के उस सदमे से और न भागे, बल्कि उसे खुद अनुभव करे और हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि इंसान हकीकत से जितना दूर भागता है उसकी जिंदगी उतने ही गहरे अंधेरे में धंसती जाती है। असली रोशनी तो उसे तब मिलती है जब वो उस सच को स्वीकार कर ले। छत से कूदने के इस आखिरी अनुभव के बाद निकोलस के अंदर बैठा वो सालों पुराना डर और सदमा भी हमेशा के लिए दूर हो गया। उसे एक नई जिंदगी मिल गई।
आखिरकार उसने इमोशनल होकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपना 48वां जन्मदिन मनाया और इस तरह ये शानदार फिल्म यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।